हेलो फ्रेंड्स। सोचो अगर आप 19th सेंचुरी के इंडिया में पैदा हुए रहते, तब आपकी पहचान आपके टैलेंट से नहीं बल्कि आपके जन्म से होती। आपका फ्यूचर आप डिसाइड नहीं करते बल्कि समाज सोसाइटी डिसाइड करती कि आप भविष्य में क्या करेंगे। एक तरफ ब्रिटिश रूल का एक्सपेंशन हो रहा था और दूसरी तरफ इंडियन सोसाइटी अंदर ही अंदर टूट रही थी। कास्ट रिजिडिटी, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, सुपरस्टिशंस, प्रिस्टली डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें समाज को अंदर ही अंदर जकड़े हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि बाद में जो रिफॉर्म्स हुए इन सारी चीज़ों में, क्या ये रिफॉर्म्स, क्या ये सुधार अंग्रेज़ों के, दैट इज़ ब्रिटिशर्स के गिफ्ट थे, या फिर इंडिया के अंदर ही एक साइलेंट रेवोल्यूशन पल रहा था? तो आज हम डिकोड करने वाले हैं इंडियन रेनेसां का रियल ओरिजिन। और याद रखिए, यूपीएससी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक लाइन यहाँ पे और इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज दिस रिफॉर्म वाज ओकेजन्ड बाय कॉलोनियल रूल बट क्रिएटेड बाय इंडियन इंटेलेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। और हमारा टॉपिक है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। देखो, 19th सेंचुरी का जो इंडिया था, 19वीं शताब्दी का जो भारत था, यह सिर्फ पॉलिटिकल चेंजेस का दौर नहीं था, बल्कि ये इंडियन सोसाइटी के पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ का फेज था। 19th सेंचुरी की शुरुआत में जब हम इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें सिर्फ ब्रिटिश एक्सपेंशन या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ही नहीं दिखते, बल्कि एक डीप सोशल और रिलीजियस चर्न भी क्लियरली नज़र आता है। तो इसी प्रोसेस को हिस्टोरियंस इंडियन रेनेसां कहते हैं। यानी कि जो डीप सोशल और रिलीजियस चर्न नज़र आ रहा था ब्रिटिश एक्सपेंशन और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के साथ साथ, उसी को जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, वो उसे इंडियन रेनेसां, भारतीय पुनर्जागरण के टर्म से डिनोट करते हैं। लेकिन याद रखिए एक चीज़ कि ये जो रेनेसां था, इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया एकदम से मॉडर्न बन गया। रियलिटी ये थी कि इंडियन सोसाइटी उस समय बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट थी, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स थी और अनइक्वल भी थी। क्लियर? तो उस समय की सोसाइटी में ब्लाइंड रिलीजियस रिचुअल्स डोमिनेट कर रहे थे, सुपरस्टिशंस और प्रिस्टली डोमिनेंस स्ट्रांग थी। जो वुमेन की पोजीशन थी वो एक्सट्रीमली डिप्रेसिंग थी। कास्ट सिस्टम ने सोशल मोबिलिटी को ऑलमोस्ट ब्लॉक ही कर दिया था। इसलिए सोसाइटी के अंदर से ही, ध्यान रखना, सोसाइटी के अंदर से ही, समाज के अंदर से ही एक स्ट्रॉन्ग अर्ज पैदा हुई। किस चीज़ की? तो रिफॉर्म की। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी मिसकंसेप्शन आता है कि कई स्टूडेंट ये मान लेते हैं कि ये जो सामाजिक सुधार हुए, जो सोशल रिफॉर्म्स हुए, ये ब्रिटिश रूल की वजह से आए। ये हाफ ट्रूथ है। सच तो है लेकिन हाफ सच है। ये ब्रिटिश रूल ने वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, साइंस, रेशनैलिटी और लिबरल आइडियाज़ तो लाए, लेकिन रिफॉर्म जो था यह ब्रिटिशर्स का गिफ्ट नहीं था। दैट्स वाई आई सेड दैट सोशियो कल्चरल रीजनरेशन वॉज ओकेजन्ड बाई कॉलोनियल रूल बट नॉट क्रिएटेड बाई इट। मतलब ब्रिटिश प्रेजेंस ने सिर्फ रिफॉर्म को ट्रिगर किया, लेकिन रिफॉर्म की रूट्स इंडियन सोसाइटी के अंदर ही थी। जैसे कि जब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 पर डिस्कशन कर रहे थे, तो जो कार्ट्रिजेस वाली घटना थी, जो कारतूस वाली घटना थी, उसने रिवोल्ट को ट्रिगर किया। लेकिन जो ओरिजिनल कॉजेज थे वो सदियों पुराने थे, वो सालों पुराने थे। ठीक है? तो वैसे ही ब्रिटिश प्रेजेंस ने रिफॉर्म को केवल ट्रिगर किया, लेकिन रिफॉर्म की जो रूट्स थी वो इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत ही थी, इंडियन सोसाइटी के अंदर ही थी। तो इंडियन थिंकर्स, रिफॉर्मर्स और इंटेलेक्चुअल्स ने अपनी सोसाइटी की वीकनेस पे, कमजोरियों पर खुद ही सवाल उठाए। रिलीजन का रीज़न और ह्यूमन वेलफेयर के स्केल पे उसको जज किया गया और एक बेटर, रेशनल और ह्यूमेन सोसाइटी का विज़न दिया गया। तो इसी प्रोसेस ने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को जन्म दिया, जो आगे चलकर नेशनलिज्म की सोशल फाउंडेशन भी बन गया। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिफॉर्म की ज़रूरत आखिरकार क्यों पड़ी, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे और कैसे इन मूवमेंट्स ने मॉडर्न इंडिया की बेस तैयार की। क्लियर?
तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं फैक्टर्स गिविंग राइज टू डिज़ायर फॉर रिफॉर्म। तो ये मैंने चार्ट आपको प्रोवाइड किया, जब आप पूरा लेक्चर सुन लोगे, स्पेक्ट्रम की रीडिंग कर लोगे या फिर कोई भी बुक आप पढ़ लोगे, उसके बाद जब रिवीजन करना होगा तो आप इस चार्ट के थ्रू रिवीजन कर सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहला फैक्टर आता है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश रूल का प्रभाव। देखो, इंडिया पर पहले भी कई बार हमले हुए थे। आपको शक देखने को मिलेंगे, हून देखने को मिलेंगे, मुगल्स देखने को मिलेंगे, दिल्ली सल्तनत वाली डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी, तो सब आए। लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुआ वो कुछ अलग तरीके था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश रूल ने इंडिया को वो दर्द दिया जो किसी और ने नहीं दिया। तो हम इस क्वालिटेटिव डिफरेंस को अभी समझेंगे। देखो, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो था क्वालिटेटिवली इट वाज डिफरेंट। पहले भी इन्वेडर आए थे लेकिन वो इंडियन कल्चर में एब्जॉर्ब हो गए थे। लेकिन जो अंग्रेज़ों का कॉन्क्वेस्ट था वो ये अलग तरीके का था। इस पे मैं थोड़ा और आपको बताता हूँ। जैसे अर्लियर इन्वेडर्स वर्सेस द ब्रिटिशर्स। पहले के इन्वेडर्स और ब्रिटिशर्स में एक फंडामेंटल डिफरेंस था। फंडामेंटल डिफरेंस क्या था? एब्जॉर्प्शन का। पुराने इन्वेडर्स इंडिया तो आए, यहाँ पे बसे और यहीं के कल्चर में वो लोग एब्जॉर्ब हो गए, यहीं के कल्चर में रीति रिवाज में ढल गए, वो इंडियनाइज्ड हो गए। उनका पैसा और रिसोर्सेज ये इंडिया में ही रहा। लेकिन अंग्रेज़ों का क्या सिस्टम था, ब्रिटिशर्स का, कि ये इसका जो कैरेक्टर था ये फॉरेन कैरेक्टर था। ब्रिटिशर्स हमेशा फॉरेनर ही रहे, हमेशा विदेशी बनकर रहे। उन्होंने इंडिया को एक उपनिवेश दैट इज कॉलोनी समझा और यहाँ के धन दौलत को लंदन लेके गए। वो ड्रेन किया यहाँ के वेल्थ को। वो कभी भी हमारे कल्चर में घुले मिले नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक इंडिया यूरोप का कॉन्ट्रास्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जब ब्रिटिशर्स आए तो दो बिल्कुल अलग वर्ल्ड्स टकराए, दो अलग अलग दुनिया टकराई। आप ये समझो, एक यूरोपियन वर्ल्ड टकराया और एक इंडियन वर्ल्ड टकराया। यूरोप, वहाँ पे पुनर्जागरण, एनलाइटमेंट, ये सारी चीज़ें आ चुकी थी। उनका जो आउटलुक था वो साइंटिफिक और रेशनल था। और वहीं इंडिया की बात करें तो हम लोग उस वक्त थोड़े स्टैग्नेंट थे, थोड़े पिछड़े हुए फेज में थे। हम पुरानी ट्रेडिशन में फंसे हुए थे, जबकि जो यूरोपियन थे वो मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, देखो वही चीज़ मैंने आपको लिखी है कि इंडिया वाज स्टैग्नेंट। फिर जो उनका आउटलुक था वो कैसा था? साइंटिफिक था, रेशनल था। तो अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, ब्रिटिशर्स के आने से हमारी जो सोशल कमजोरियाँ थी, जो सोशल डीके था, वो एक्सपोज हो गया। जब हमने उनकी टेक्नोलॉजी और रेशनल थिंकिंग को देखा तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारा समाज कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है। उनका रूल एक मिरर की तरह हमारे लिए, एक आईने की तरह था, जिसने हमें हमारी सती प्रथा, कास्ट सिस्टम और सुपरस्टिशंस को दिखाया। और यहाँ एक लाइन आप ध्यान से सुनिएगा कि ब्रिटिश रूल वाज द कैटलिस्ट नॉट द क्रिएटर। ब्रिटिश रूल वाज द कैटलिस्ट, इट वाज नॉट द क्रिएटर। इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। इसका मतलब है कि इंडिया में मॉडर्निटी या चेंज की भूख पहले से हो सकती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उस प्रोसेस को बस तेज कर दिया। उन्होंने जानबूझकर इंटेंशनली हमें मॉडर्नाइज नहीं किया, बल्कि उनकी पॉलिसीज़ ने हमें मजबूर किया कि हम चेंज हों और अपने देश को एक नए सिरे से डिकोड करें। क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, पहला फैक्टर कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म क्यों आखिरकार आगे बढ़ा। तो पहला फैक्टर आपको मिलेगा इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश जो रूल था उसका प्रभाव। अब देखो, दूसरा फैक्टर आपको मिलेगा सोशल कंडीशंस राइप फॉर रिफॉर्म। इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा रिलीजियस एंड सोशल इल्स, धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ या बुराइयाँ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि 19th सेंचुरी का जो इंडिया था उस समय की सोसाइटी कैसी दिखती थी? आज जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त हमारा समाज एक गहरे अंधेरे में था। तो अब हम उसको डिकोड करते हैं कि सोशल और रिलीजियस लाइफ कैसा था जिसने रिफॉर्म को अनिवार्य बना दिया। तो देखो आपको मिलेगा सुपरस्टिशंस। तो
18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में रेशनैलिटी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। लोग नए नए आइडियाज़ को रिजेक्ट कर रहे थे। समाज में लॉजिक से ज़्यादा सगुन और अपसगुन, इन सब चीज़ों की अहमियत थी। हर छोटी बड़ी नेचुरल इवेंट को किसी चमत्कार या किसी गुस्से से जोड़ दिया जाता था। हिंदुइज्म स्टीप्ड इन मैजिक एंड ब्लाइंड फेथ। उस वक्त का हिंदुस्तान वो नहीं था जो हमने वेदों में लिखा हुआ था। ये मैजिक और ब्लाइंड फेथ का एक मिक्सचर बन चुका था। लोग धर्म के नाम पर ऐसे रिचुअल्स कर रहे थे जिनका कोई भी स्पिरिचुअल बेस नहीं था। रिलीजन मोरल कोड से ज़्यादा एक कर्मकांड का बोझ बन चुका था। ठीक है, फिर आपको प्रीस्ट डोमिनेंस मिलेगा ओवर माइंड ऑफ पीपल। इस पूरे सिस्टम के सेंटर में थे प्रीस्ट, पुरोहित। उनका लोगों के दिमाग पर पूरा कंट्रोल था। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर फैसला प्रीस्ट की मर्जी से होता था। उन्होंने धर्म को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया था कि एक आम आदमी बिना प्रीस्ट के भगवान तक नहीं पहुंच सकता था, ऐसा उस समय मानना था। फिर आपको आइडोलेट्री मिलेगा, पॉलीथिज्म मिलेगा, स्ट्रेंथन प्रीस्टली पावर। आप सोचेंगे कि जो आइडोलेट्री होती है, मूर्ति पूजा, इसमें बुरा क्या है? तो रिफॉर्मर्स का ये मानना था कि जो पॉलीथिज्म है कि बहुत सारे भगवानों की पूजा ने लोगों को बांट दिया था। इस आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा, पॉलीथिज्म का मतलब हो गया कि बहुत सारे भगवान लोगों की पूजा। तो इन सब चीज़ों ने लोगों को बहुत सारे ग्रुप में बांट दिया था। हर नए भगवान और हर नई मूर्ति के साथ एक नया रिचुअल और एक नया खर्च जुड़ जाता था, जिसने प्रीस्टली पावर को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। इसने मोनोथिज्म का असली मैसेज छुपा दिया, एकेश्वरवाद जो होता है। फिर आपको मिलेगा मोनोपोली ओवर स्क्रिप्चर्स, डिसेप्टिव रिलीजियस सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ? तो ये सबसे बड़ा डिसेप्टिव सिस्टम था। संस्कृत स्क्रिप्चर्स पर सिर्फ कुछ लोगों की मोनोपोली थी। आम जनता को स्क्रिप्चर्स पढ़ने की खुलकर इजाज़त नहीं थी। इसका फ़ायदा उठाकर स्क्रिप्चर्स का गलत इंटरप्रिटेशन किया गया ताकि लोगों को डरा कर रखा जा सके। तो समाज सुधारकों ने, रिफॉर्मर्स ने इस मोनोपोली को तोड़ा जब उन्होंने स्क्रिप्चर्स को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। तो कंक्लूजन ये है कि सोशल रिफॉर्म कोई वेस्टर्न गिफ्ट नहीं था, बल्कि ये हमारी इंटरनल ज़रूरत थी। जब एक्सप्लॉयटेशन हद से ज़्यादा बढ़ गया तो रेशनलिज्म की आवाज़ उठी। तो मेंस में अगर क्वेश्चन आए तो इस बात को ध्यान रखना कि ये रिफॉर्म्स सिर्फ धर्म बचाने के लिए नहीं, बल्कि ह्यूमन डिग्निटी को बचाने के लिए भी हुए थे। ठीक है, तो पहला फैक्टर इसका भी क्लियर हुआ। अब दूसरा आपको मिलेगा डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ वुमेन। इसका क्या मतलब हुआ? आज हम वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन आप सोचो कि आज 2026 चल रहा है। अभी से 200 साल पहले भारत में एक बेटी का पैदा होना उसके लिए सजाए मौत के बराबर था। ठीक है, देखो अगला फैक्टर आता है फीमेल इन्फेंटिसाइड कॉमन, यानी कि बॉर्न इनटू डेंजर। सोशल एविल की शुरुआत पैदाइश से ही हो जाती थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसका क्या मतलब हुआ? बेटी को बोझ समझकर पैदा होते ही मार दिया जाता था। इसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस थे, जैसे दहेज का दर, और डिस्टॉर्टेड सोशल प्रेस्टीज भी थी। जैसे बेटी की ज़िंदगी उसके पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर दी जाती थी। फिर चाइल्ड मैरिज वाइड स्प्रेड, यानी कि चाइल्डहुड वाज स्टोलन। अगर बच्ची बच भी गई, अगर लड़की पैदा हुई है वो बच भी जाती है तो उसका बचपन छीन लिया जाता था। खेलने कूदने की उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। उन्हें पता भी नहीं था कि पत्नी का मतलब क्या होता है, और उसी समय उनकी शादी हो जाती थी। पॉलीगैमी वॉज प्रिवेलेंट, एक मर्द कई शादियाँ करता था, जिस वजह से औरतों की कोई डिग्निटी नहीं बच रही थी, वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी बनकर रह गई थी। फिर आपको एक मिलेगा कुलीन्स इन बंगाल। देखो, ओल्ड मैन मैरिंग यंग गर्ल्स, द बंगाल स्कैंडल, कुलिनिज्म। बंगाल में एक अजीब और बुरा सिस्टम था जिसे कुलिनिज्म कहते थे। यहाँ कुलीन ब्राह्मण्स को बूढ़े बूढ़े लोग छोटी छोटी बच्चियों से शादी करते थे। यानी कि जो कुलीन ब्राह्मण के जैसे एक सो कॉल्ड हाई कास्ट था,
जैसे मान लो कुलीन ब्राह्मण था, तो कुलीन ब्राह्मण के जो बूढ़े बूढ़े लोग होते थे, जो ओल्ड मैन होते थे, वो छोटी छोटी बच्चियों से शादी करते थे। कई बार एक ही आदमी की 50 से 60 पत्नियां होती थी, जिन्हें वो शादी के बाद कभी मिलने भी नहीं जाता था। ये औरतें पूरी जिंदगी अपने पिता के घर पर वर्चुअल विडोहुड में बिता देती थी। ध्यान रखना, वर्चुअल विडोहुड। फिर आपको देखने को मिलेगा कि विडो लाइफ मिजरेबल, यानी कि जो विधवा औरतें थी उनकी लाइफ एकदम दयनीय थी, मिजरेबल थी। अगर पति की मौत हो जाती थी तो असली नरक शुरू हो जाता था उस विधवा के लिए। विधवा को, विडोज को अशुभ माना जाता था, अशुभ को बोलते हैं इनऑस्पिशियस। उनके बाल काट दिए जाते थे, उन्हें सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ते थे और उनका किसी भी सोशल फंक्शन में जाना मना होता था। सोचो कहीं पे शादी हो रही है, कहीं पे घर भोज हो रहा है, तो वहाँ पे वो औरतें नहीं जा सकती हैं। उन्हें सिर्फ एक बार सादा खाना मिलता था। उनकी ज़िंदगी एकदम मौत से भी बदतर थी। अब इसी में एक और चीज़ आपको मिलेगा, द अल्टीमेट हॉरर, दैट इज सती प्रथा। देखो, सबसे जो बुरा एविल था वो था सती वाला, सती प्रथा। अपर कास्ट में ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि पति की चिता पर पत्नी जिंदा जिंदा जल जाए। अगर किसी पति की मृत्यु हो गई या हस्बैंड की मृत्यु हो जा रही है, तो पत्नी को उसकी चिता के साथ ही जल जाना होता था। तो इसे ही बोलते हैं सती प्रथा। तो इससे रिलीजियस ड्यूटी का नाम दिया गया था। इस चीज़ को बोला गया था कि ये आपका धार्मिक कर्तव्य है, ये आपकी रिलीजियस ड्यूटी है। लेकिन असलियत में यह एक फोर्स्ड सुसाइड या एक फोर्स्ड मर्डर था। यहाँ पे आपको टर्निंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा राजा राम मोहन राय। जब हम लोग सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बात करेंगे तो उस समय ये नाम आपको देखने को मिलेगा। फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इनको बोला जाता है, राजा राम मोहन राय को। या फिर ठीक है, इस पर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। उन्होंने शास्त्रों को गहराई से पढ़ा और दुनिया को बताया कि सती इज मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र। उन्होंने यह बात साबित की कि किसी भी पवित्र ग्रंथ में औरत को जिंदा जलाने की इजाज़त नहीं दी गई है। उन्हीं की कोशिशों ने 1829 में सती को बैन किया। जैसे ठीक है, इस पर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि सती एबोलिशन एक्ट आया था 1829 में, विलियम बेंटिक का रोल इसमें मिलेगा, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, इन एविल्स को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझ सके कि आज की जो हमें आज़ादी मिली है ना, वो कितनी मुश्किल से हमें मिली है। तो यूपीएससी जीएस पेपर 1 में वुमेन्स इशूज़ पर जब भी आंसर आपको लिखना है तो राजा राम मोहन राय को का एक कोट है, उसको आप ज़रूर यूज़ करें। ये आपके आंसर को एक वेटेज दे देगा। सती इज़ मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र। तो वुमेन इशू जब भी आपको मिलेगा मेंस में, तो वहाँ पे आप इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कास्ट प्रॉब्लम। फ्रैगमेंटेड इंडिया। कास्ट प्रॉब्लम का मतलब ही आप समझाओ, फ्रैगमेंटेड इंडिया। आपको मिलेगा हायरार्कियल सोशल सिस्टम, रिचुअल हायरार्की मिलेगा, ऊंच नीच का ढांचा मिलेगा। तो हमारा समाज एक पिरामिड के जैसा था, जहां स्टेटस हमारे कर्म से नहीं बल्कि हमारे बर्थ से, हमारे जन्म से तय होता था। सबसे ऊपर रिचुअल प्यूरिटी थी और सबसे नीचे अनटचेबल, दैट इज शेड्यूल कास्ट एक्सेट्रा, शेड्यूल कास्ट। तो इन्हें समाज से बाहर रखा गया और हर मोड़ पर इनके साथ ह्यूमिलिएशन हुआ, इनके साथ अपमान हुआ, इनको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। उन्हें कुओं से पानी पीने या मंदिर तक जाने को अलाउ नहीं किया गया था। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो वही मैंने बताया कि अनटचेबल और शेड्यूल कास्ट एट द लोवेस्ट लेवल। फिर जो सोसाइटी थी वो टुकड़ों में बटी हुई थी। सोसाइटी फ्रैगमेंटेड इनटू न्यूमरस रिजिड ग्रुप्स। कास्ट सिस्टम ने इंडिया को हजारों रिजिड ग्रुप्स में बांट दिया था। कोई भी सोशल मोबिलिटी नहीं थी, सोशल मोबिलिटी वॉज ब्लॉक्ड। अगर आप एक कास्ट में पैदा हुए हैं तो आप वहीं रहेंगे। आप अपना टैलेंट यूज़ करके सोशल स्टेटस को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसने इंडिविजुअल इनिशिएटिव को ही ख़त्म कर दिया। मानिए कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट कोई व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, उसके पास पावर है, उसके पास वो टैलेंट है, लेकिन कास्ट की वजह से उसे वही काम करना पड़ता था जो उसके पूर्वज करते थे, जो उसके पिता करते थे, जो उसको दादा करते थे, जो उसके परदादा करते थे। ठीक है, तो ये सब नेशनल यूनिटी में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था
ऑब्स्टेकल मतलब रोक, अवरोध, रोड़ा, ये सारी चीज़ें। तो जब लोग खुद को इंडियन की बजाय अपने कास्ट से पहचानने लगे तो नेशनल यूनिटी एकदम इम्पॉसिबल सी हो गई। तो ब्रिटिशर्स ने इसी कास्ट कॉन्शियसनेस का फ़ायदा उठाया था। ये जो सिस्टम था ये डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि डेमोक्रेसी सबको बराबर मानती है, पर कास्ट सिस्टम इनइक्वालिटी पर टिका हुआ था। ठीक है। और केवल हिंदू नहीं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, इन हर जगह आपको कास्टिज्म देखने को मिलता। तो ये एक शॉकिंग फैक्ट है कि कास्ट सिस्टम सिर्फ हिंदुइज्म तक लिमिटेड नहीं था, इसका जो जहर था वो मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिखों में भी फैला हुआ था। हालांकि ये वहाँ पे थोड़ा कम खतरनाक था, लेकिन भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ भी मौजूद था। तो देयर वॉज वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वालिटी। तो फाइनल पॉइंट ये है ओवरऑल कि कास्ट सिस्टम ने ह्यूमन डिग्निटी का मजाक बना दिया। किसी इंसान को उसके जन्म के वजह से अपवित्र मानना सबसे बड़ा पाप था। इसलिए राजा राम मोहन राय से लेकर भीमराव अंबेडकर तक सबने इसे खत्म करने का ठान लिया। अगला फैक्टर आपको मिलेगा ऑपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर। देखो, रेसिस्टेंस टू वेस्टर्न कल्चर। तो आप एक बात बताओ, क्या ब्रिटिश रूल सिर्फ पैसे की लूट थी या फिर ये एक कल्चरल वॉर भी था हमारे लिए? तो जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ट्रेडिशंस को बैकवर्ड कहकर अपना कल्चर थोपना शुरू किया, तब इंडियंस के सेल्फ रिस्पेक्ट ने जन्म लिया। तो इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे कल्चरल रेसिस्टेंस में। सो देयर वाज कल्चरल इम्पोजिशन। देखो, इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड आइडियोलॉजी। colonial culture projected as dominant cultural current। ब्रिटिशर्स का मानना था कि उनका कल्चर सुपीरियर और हम भारतीयों का कल्चर इन्फीरियर है। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, वेस्टर्न आइडियोलॉजी, इसको एक डोमिनेंट करंट की तरफ प्रोजेक्ट किया। उनका एम था कि हमें अंग्रेजों जैसे दिखने वाले इंडियन चाहिए। और वो कैसे बनेंगे? तो जो भारतीय लोग हैं इनको बताओ कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो एजुकेशन है, आपका जो आइडियोलॉजी है, वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। हम लोग का जो आइडियोलॉजी है, हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है, हम लोग का जो एजुकेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है। तो इस पे इंडियंस का क्या रिस्पॉन्स था? तो इंडियन रिस्पॉन्स, देयर वाज कल्चरल रेसिस्टेंस। इंडिया ने इस कल्चरल एग्रेशन का जवाब सरेंडर करके नहीं, बल्कि रेसिस्टेंस से दिया। ये कोई दंगा फसाद नहीं था, बल्कि ये एक इंटेलेक्चुअल वॉर थी। हमने महसूस किया कि अगर हमारा कल्चर ख़त्म हो गया तो आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। देन देयर वाज एफर्ट टू रिवाइव ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। हमारे रिफॉर्मर्स ने पुराने इंस्टीट्यूशंस को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। हमने अपने वेदों, अपने उपनिषदों और रिलीजन और जो रीजनल लिटरेचर थे, इन सब की ओर दोबारा रुख किया। और एम क्या था कि रियलाइज इनर स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इसका मतलब पीछे जाना नहीं था, बल्कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को, आंतरिक शक्ति को पहचानना था। सो इट वॉज ओवरऑल रिलेटेड टू रियलाइजिंग द इनर स्ट्रेंथ। तो 19th सेंचुरी में ये सारे जो मूवमेंट थे वो बहुत प्रोमिनेंट हो गए। हमने ये बात दुनिया को बताई कि इंडिया सिर्फ सांप सपेरों का देश नहीं है, बल्कि हमारे पास भी एक गहरी फिलोसॉफिकल और कल्चरल बेस है, जो कि वेस्टर्न मटेरियलिज्म से कहीं ज़्यादा पुरानी और एकदम मजबूत है। तो इसी कल्चरल प्राइड ने आगे चलकर पॉलिटिकल नेशनलिज्म को जन्म दिया। ब्रिटिशर्स ने हमें सिविलाइज करने का बहाना बनाया वाइट मैन बर्डन थ्योरी के तहत, लेकिन हमने उन्हें दिखा दिया कि हम पहले से ही सिविलाइजेशनल पावर हाउस हैं। क्लियर? देन देयर वाज अगेन न्यू अवेयरनेस अमंग एनलाइटेंड इंडियंस। देखो, यहाँ पे मिलेगा आपको वेस्टर्न इम्पैक्ट प्लस कॉलोनियल डिफीट, रियलाइजेशन ऑफ इंटरनल वीकनेस, सेंस ऑफ सिविलाइजेशनल लैग, वेरिड रिस्पॉन्सेस, कॉमन अर्ज फॉर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, linked with nationalism and democracy, reform occasioned not created by colonial rule। देखो इसका क्या मतलब हुआ?
जब ब्रिटिशर्स ने एक के बाद एक इंडियन पावर्स को हराया तो एनलाइटेंड इंडियंस जैसे राजा राम मोहन राय, इनके मन में सवाल उठा कि आखिर क्यों। ये सिर्फ वेपन्स की हार नहीं थी, ये वेस्टर्न इम्पैक्ट का रिजल्ट था जिसने दिखाया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन और साइंस हमसे आगे थी। तो इस हार ने हमें अपने इंटरनल वीकनेस यानी कि अंदरूनी कमजोरियों की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। फिर आया कॉन्सेप्ट, फिर एक और चीज़ मिलेगा आपको, सेंस ऑफ सिविलाइजेशनल लैग। हमें रियलाइज़ हुआ कि दुनिया बदल चुकी है लेकिन हम वहीं पुराने ढांचों में फंसे हुए हैं। तो एक सिविलाइजेशनल लैग हुआ। सिविलाइजेशनल लैग का मतलब था कि यूरोप एनलाइटमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रहा था जबकि इंडिया स्टैग्नेंट था यानी कि ठहरा हुआ था। तो हम समझ गए कि जब तक हम खुद को इंटरनली ठीक नहीं करेंगे हम कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। फिर यहाँ पे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज मिले, जैसे रिजेक्शन वर्सेस रिफॉर्म। हर इंडियन का रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं था। समाज दो हिस्सों में बट गया, एक हुए रिजेक्शनिस्ट और दूसरे हुए रिफॉर्मिस्ट। रिजेक्शनिस्ट यानी कि कुछ लोग वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह बुरा मानते थे और पुरानी ट्रेडिशन की तरफ पूरी तरह से लौटना चाहते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे थे जो वेस्टर्न साइंस को तो अपनाना चाहते थे लेकिन अपनी इंडियन रूट्स के साथ। उनका कहना था कि जो बुरा है उसे छोड़ो और जो अच्छा है उसे अपना लो। फिर आपको मिलेगा नेशनलिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी का कनेक्शन, लिंक्ड विथ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो ये नया अवेयरनेस सिर्फ रिलीजन तक लिमिटेड नहीं था। नेशनलिज्म यानी कि लोगों को समझ आया कि जब तक कास्ट और रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, भेदभाव रहेगा, हम कभी भी एक नेशन नहीं बन पाएंगे। फिर डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट में आएगा यहाँ पे कि इन रिफॉर्म्स ने इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी की बात की जो आगे चलकर हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का बेस बने। ठीक है। फिर यहाँ पे एक यूपीएससी की पॉइंट में आपको मिलेगा द कैटलिस्ट थ्योरी। ये पॉइंट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्म वाज ओकेजन्ड नॉट तो इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स ने हमें रिफॉर्म नहीं सिखाया, हमारे अंदर बदलाव की चाहत पहले से थी। ब्रिटिश रूल ने सिर्फ एक ट्रिगर का ओकेजन प्रोवाइड किया ताकि हम अपनी सोसाइटी को ओवरहॉल कर सकें। तो 19th सेंचुरी का इंडिया एक ऐसे मरीज की तरह था जो अपनी बीमारी समझ चुका था और अब वो दवा की तलाश में था, और इसी दवा का नाम था इंडियन रेनेसां, भारतीय पुनर्जागरण। तो कंक्लूड करते हैं हम अपने पूरे डिस्कशन को। तो आज हमने देखा कि 19th सेंचुरी इंडिया में रिफॉर्म की चाहत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि ये कई गहरे फैक्टर का एक सिंथेसिस था। जैसे देखो, ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है चार्ट फॉर्मेट में हर चीज़। तो ब्रिटिश रूल ने इंडिया के लिए एक आईने की तरह काम किया। उनकी जीत ने हमारे इंटरनल वीकनेसेस को एक्सपोज कर दिया। हमें समझ आया कि जब तक हम कास्टिज्म, सती प्रथा और सुपरस्टिशंस में उलझे रहेंगे हम एक मॉडर्न और यूनाइटेड नेशन नहीं बन सकते। एनलाइटेड इंडियंस ने वेस्टर्न साइंस को देखा और अपनी इंडियन रूट्स को पहचाना। उनका मकसद वेस्टर्न कल्चर की कॉपी करना नहीं था, बल्कि अपनी पुरानी ट्रेडिशन से धूल मिट्टी साफ करके एक रेशनल और ह्यूमनिस्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सोशल रिफॉर्म्स के बिना पॉलिटिकल फ्रीडम नामुमकिन थी। जब तक समाज बिखरा हुआ था हम एक नेशन नहीं कहला सकते थे। इन रिफॉर्मर्स ने ही इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन रखी जिस पर आगे चलकर हमारा नेशनल मूवमेंट खड़ा हुआ। 19th सेंचुरी का ये रेनेसां हमारी अपनी इनर स्ट्रेंथ की जीत थी। ब्रिटिश रूल ने सिर्फ रास्ता खोला, लेकिन उस पर चलकर देश को बदलने का काम हमारे अपने रिफॉर्मर्स ने किया। तो यूपीएससी जीएस पेपर 1 के लिए हमेशा याद रखना, रिफॉर्म वाज नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम द वेस्ट,
इट वॉज अ